इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंडोर शादी हॉल्स में तकरीबात से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कोरोना से मुतालिक इकदामात पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कौमी इदारे ने फैसला किया है, ये अदालत इस पर सवाल नहीं उठा सकती। मजीद तफसीलात जानते हैं, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, बताइएगा अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये दरखास्त निपटा दी है। ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि ये मामला जो है इस पर अदालत चूंकि गैर मामूली हालात हैं इसलिए कोई फैसला नहीं करेगी, पॉलिसी मैटर है, इसको हुकूमत ही डिसाइड करेगी। लेकिन अदालत ने हदायत दी हैं, अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की है कि आप इस तरह के फैसले करने से पहले जो फ्रीकैन होते हैं उनको सुन लिया करें, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद, ऑन बोर्ड लेने के बाद आप फैसला किया करें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइंदा फैसला करने से पहले इनको सुन लिया जाएगा। अदालत ने पहले बरहमी का इजहार किया, रिमार्क्स दिए कि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, इस दौरान भी जलसे जुलूस हो रहे हैं, गरीब आवाम को कोरोना के बावजूद बाहर जलसों में निकाला जा रहा है। हमारे बहुत ही प्यारे जो अच्छे चीफ जस्टिस थे वो कोरोना के बायस हमने उनको खो दिया है। अदालत ने अब दरखास्त निपटा दी है। जी एहतशाम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सदर अशरफ गनी से मुलाकात करेंगे। दोनों मुमालिक के बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़िशान भट्टी से। ज़िशान, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म का कितने रोज़ का दौरा है और मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तस्दीक की है, जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का ये एक रोज़ा दौरा होगा जो कि कल जाएंगे और उनके हमरा काबीना के अरकान भी होंगे। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरे के दौरान अफ़गान मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर करेंगे, जबकि मुलाकात जो सदर अशरफ गनी हैं उनके साथ मुलाकात में सियासी, सिक्योरिटी, तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान पाक अफ़गान बॉर्डर मैनेजमेंट, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज पर भी बात करेंगे और अशरफ गनी से काबुल में उनकी कल मुलाकात होगी और एक रोज़ा दौरा है जिसके मुलाकात के बाद वो कल वापस आ जाएंगे। जी ज़िशान भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध और सेक्रेटरी वजारत दाखिला को बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी फराहम करने के तमाम इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बिलावल भुट्टो को ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड और काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दे दी। अदालत का बिलावल भुट्टो को अवामी मकामात पर मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत, जबकि बिलावल भुट्टो ने 2016 में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म अदालत की जानिब से दे दिया गया है। पंजाब काबीना के इजलास में वजीरों की सरजनिश क्यों की गई? 24 न्यूज़ ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। वजीर आला पंजाब बाज़ वज़रा की जानिब से बाईपास किए जाने पर नाराज़ हैं। 6 वजीरों की वजीर आज़म इमरान खान को भी शिकायत की गई। तफसीलात जानते हैं, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा। मामला ये है कि जब आप अपने बॉस की शिकायत किसी इदारे के मालिक को लगाएंगे तो फिर बॉस को गुस्सा तो आएगा। यही असल में कल काबीना के इजलास में भी हुआ है। मामला सेक्रेटरी की तब्दीली का नहीं था, उसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और थे और जो ज़राए हैं उनका कहना है कि ये मुहर्रिकात ये थे कि काबीना के कुछ ऐसे वज़रा हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब के शिकायत वज़ीर आज़म को करते हैं। मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर वो वज़ीर आज़म को व्हाट्सएप के ज़रिए टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, जिसकी जो ख़बर है वो वज़ीर आला पंजाब तक भी पहुंच चुकी थी। वज़ीर आज़म जो ज़राए उनका कहना है कि वज़ीर आज़म ने इस मामले में वज़ीर आला पंजाब को ये चीज़ें बता दी हुई थी और जो शिकायत की गई थी वज़ीर आला पंजाब के हवाले से उन्होंने उन्हीं वज़रा को जो है ये हदायत की थी कि वो अपने मामलात वज़ीर आला पंजाब के साथ ही करें, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब सूबे के सरबराह हैं और इदारों के अंदर जो कुछ वो कर रहे हैं वो उनकी सवाबदीद है। इदारों के अंदर वो
جو چاہے مرضی کریں, جس کو چاہے مرضی تبدیل کریں, وزراء کو ان کے ساتھ چلنا ہے. اس معاملے کے اوپر جو ہے کابینہ کے اندر کل جو معاملات اٹھے, جو گرمی سردی پیدا ہوئی, اس کے محرکات کے پیچھے یہ معاملات ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے ان وزراء کو جو 4 سے 6 وزراء بتائے جا رہے ہیں جو مسلسل وزیر اعلیٰ کے مختلف چیزوں کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کرتے ہیں, وہ معاملات اٹھائے گئے ہیں, لیکن وزیر اعظم کی جانب سے یہ معاملہ واپس وزیر اعلیٰ کی کورٹ میں پھینک دیا گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ کو اسی بات کا غصہ تھا کہ جو معاملات ہیں ان کے نالج میں لائے بغیر ان کی شکایات یا انہیں بائی پاس کیا جا رہا ہے, جو کہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. اور انہوں نے اس کا اظہار کل کابینہ کے اجلاس میں قذافی بٹ بہت شکریہ. محکمہ بلدیات سندھ میں بوگس ملازمین کے خلاف کارروائی ہوگی. صوبائی حکومت نے تنخواہیں AGC سندھ کے ذریعے آن لائن دینے کا فیصلہ کر لیا. تفصیلات جانتے ہیں آزاد نوڈیو سے. جی آزاد. بالکل, محکمہ بلدیات سندھ میں جو ہے بوگس اور گھوسٹ ملازمین کے لیے سندھ سرکار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. اس حوالے سے سندھ سرکار نے وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر فوری طور پر سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ AG سندھ کی معرفت آن لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے محکمہ بلدیات, لوکل گورنمنٹ بورڈ, تمام کارپوریشنز, کاؤنسلز, میونسپلز اور ٹاؤن کمیٹیز, یونین کمیٹی شامل ہے. اس حوالے سے جو ہے باضابطہ طور پر اسپیشل سیکریٹری محکمہ بلدیات چراغ الدین ہنگور جو کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی گئی ہے, جو کمیٹی ان ملازمین کی تنخواہیں آن لائن کرنے کے حوالے سے کام کرے گی اور محکمہ بلدیات کے تمام تر جو ملازمین ہیں ان کی چھان بین کرے گی. اس کے بعد میں 4 ماہ کے اندر یہ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کرے گی, جس کے بعد باضابطہ طور پر محکمہ بلدیات کے تمام اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں آن لائن کی جائے گی. جس کے بعد یہ رپورٹ بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کی جائے گی. بہت شکریہ آزاد آپ کا. سندھ حکومت کی 22 سرکاری گاڑیاں مبینہ طور پر غائب ہو گئیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے نوٹس کے باوجود گاڑیوں کا کھوج نہ لگایا جا سکا. 24 نیوز نے گاڑیوں کی تفصیلات حاصل کر لی. تفصیلات جانتے ہیں آزاد نوڈیو سے. آزاد, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, سندھ سرکار کی 22 ایسی گاڑیاں ہیں جو مختلف ماڈلز کے, جس میں 2001 سے 2011 تک کی کرولا کاریں شامل ہیں, جو مختلف رہنماؤں اور افسران کے زیر استعمال میں تھی, لیکن وہ گاڑیاں اس وقت مبینہ طور پر غائب ہونے کا انکشاف ہوا. اس معاملے کا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کئی بار نوٹس لیا اور محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کو یہ گاڑیاں واپس کرنے کے احکامات جاری کیے, لیکن یہ افسران یہ گاڑیاں واپس کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ گاڑیاں سرکار کے ریکارڈ میں کہیں بھی نہیں ہے. اس حوالے سے 24 نیوز نے ان گاڑیوں کا کھوج لگا لیا. یہ گاڑیاں کہاں اور کس کے استعمال میں ہیں. یہ 22 ایسی گاڑیاں ہیں جو اس وقت بھی کئی رہنماؤں اور ریٹائرڈ افسران کے قبضے میں ہیں. ان میں ایک گاڑی شگفتہ جمانی جو اس وقت رکن قومی اسمبلی اس کے پاس ہے, ایک گاڑی مقتولہ سابق رکن سندھ اسمبلی شہناز بیگم انصاری اس کے خاندان کے زیر استعمال ہے, ایک گاڑی سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کی کابینہ میں رہنے والے اس وقت کے مشیر نصیر خان کھوسو جو مرحوم اس وقت اس دنیا میں نہیں رہی, لیکن ایک گاڑی اس کے نام سے الاٹ ہے, ایک گاڑی کلثوم چانڈیو جو رکن سندھ اسمبلی ہے اس کے قبضے میں ہے, ایک گاڑی سابق سیکریٹری قانون سید غلام نبی شاہ جو اس وقت ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, عہدے پر نہیں رہے لیکن وہ سرکاری گاڑی لے اڑے ہیں. اس لحاظ سے رئیس الدین پراچا جو سابق سیکریٹری جس کے پاس 2 سرکاری گاڑیاں کیرولا ان کے قبضے میں ہیں, ممتاز الرحمان جو سابق سیکریٹری ہیں اس کے قبضے میں ایک گاڑی ہے, سید محمد علی شاہ اور گلشن چنا جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کے قبضے میں 2 گاڑیاں ہیں, سابق سینیٹر الماس پروین اس کے قبضے میں ایک گاڑی ہے, سابق سیکریٹری محکمہ انسانی حقوق تنویر قریشی کے پاس ایک گاڑی قبضے میں ہے, محکمہ انفارمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کے سیکشن افسر رہنے والے ندیم جعفری کے پاس ایک کرولا کار جو ہے اس کے قبضے میں ہے. اس طرح جمال مصطفیٰ قاضی کے قبضے میں ایک گاڑی ہے, سکندر احمد جو سندھ حکومت کے کنسلٹنٹ رہے ان کے پاس ایک گاڑی قبضے میں ہے, سابق مشیر محمد خان جونیجو اور سابق مشیر اصغر علی جونیجو کے پاس 2 گاڑیاں ان کے قبضے میں ہیں. اس لحاظ سے سید جاوید احمد شاہ کے پاس ایک گاڑی, سابق معاون خاص نور جہاں بلوچ کے پاس ایک گاڑی, احسن رضا جعفری کے پاس ایک گاڑی قبضے میں ہے. اس لحاظ سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کی کابینہ میں رہنے والے اور GDA کے رہنما عرفان اللہ مروت جو اس وقت وزیر تعلیم تھے ان کے قبضے میں ایک سرکاری گاڑی کرولا ہے, اور عظما اسماعیل کے پاس بھی ایک گاڑی اس کے قبضے میں ہے. تال یہ گاڑیاں واپس نہیں کی گئی. ان گاڑیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ اس وقت کے ٹرانسپورٹ افسر جو ہے مرزا محمد عامر بیگ ان کی
की जानब से इनको गाड़ियाँ अलाट की गई, लेकिन उसका तबादला तो किया गया, लेकिन ये गाड़ियाँ ताहाल सिंध सरकार को वापस नहीं की गई। और रिकॉर्ड में जो कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ गायब है, लेकिन ये जो फहरिस्त जो मैंने हासिल की है इसमें कहा जा रहा है कि ये गाड़ियाँ इन अफसरान और रहनुमाओं के इस वक्त भी कब्जे में हैं। जी आज़ाद नूरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पाम ऑयल पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी है। पाम के दरख्तों ने रिकॉर्ड फल देना शुरू कर दिया। ठट्टा में पाम के दरख्तों के लिए मजीद 15 एकड़ अराजी मख्तस कर दी गई। इस तरह के मंसूबे से मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा और योमिया 2 टन पाम ऑयल की पैदावार होगी। सुबह हमने शो किया है ये पाकिस्तान का बड़ा वैल्यूबल ज़र मुबादला जो है, जो तकरीबन $4 अरब हम खर्च करते हैं सालाना पाम ऑयल की इंपोर्ट पे, उसको सिग्निफिकेंटली कर्टेल करने में, उसको कम करने में मदद करेगा। जिस तरह थर कोल एक गेम चेंजर साबित हुआ, मैं समझता हूँ ठट्टा की आवाम के लिए ये मंसूबा जो है गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए गेम चेंजर होगा। इन्वेस्टमेंट ठट्टा ज़िले के अंदर आएगी, जो लोकल यहाँ पे लोग हैं उनको रोज़गार मिल सकेगा, और मैं समझता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इस तमाम इनिशिएटिव्स को आप और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आगे ले जा पाएंगे। अभी फौरी तौर पर मैंने आपको बताया 1100 पौधे तो माशाल्लाह इस वक्त फल दे रहे हैं। 1000 मज़ीद पौधे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्लांटेशन स्टार्ट कर दी, और इंशाल्लाह वो भी हमारे जो प्रोडक्शन फेज़ है उसमें शामिल। महकमे खुराक सिंध की गफलत के बायस दादू में गोदाम में पड़ी गंदम की 10,000 बोरियां ख़राब हो गईं। गंदम की बोरियों को आसमान तले रखा गया था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फयाज जाफरी से। जी फयाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, दादू में फका सेंटर में गंदम की 10,000 से ज़ायद बोरियां हैं जो कि बड़े ख़राब हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है सिंध सरकार को 3 करोड़ रुपए के मालियत के नुकसान का सामना है। ताहम महकमा खुराक की जानिब से ये बताया गया है कि ये गंदम की बोरियां हैं जो कि बड़े ख़राब हो गई थी। अब गंदम की बोरियां ख़राब होने से जो इलाके में बदबू फैली हुई है, और जबकि गंदम में जो है कीड़े पड़ गए हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंटर बैंक में डॉलर की कदर 159 रुपये से तजावुज़ कर गई। डॉलर 1 रुपये 22 पैसे के इजाफे से 159 रुपये 52 पैसे की सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर 159 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा। हबीब से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चलें कि इंटर बैंक में डॉलर की कदर 159 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है और डॉलर 1 रुपये 22 पैसे के इजाफे से 159 रुपये 52 पैसे की सतह पर पहुंच गया है। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, 159 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। अभी बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटर बैंक में आज जो है वो एक बार फिर डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 1.5 माह से जो है हम देख रहे थे कि इंटर बैंक में डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में कमजोर हो रहा था, लेकिन आज जो है वो एक बार फिर डॉलर ने जो है वो उड़ान भरी है और 1 रुपये 22 पैसे का जो है वो इजाफा अब तक जो है वो सुबह से रिकॉर्ड किया गया है। बताया जा रहा है कि मौसम माहिरीन की जानिब से, कि हुकूमत की जानिब से एक पेमेंट जो है उसकी अदायगी और साथ ही साथ जो डॉलर की खरीदारी है वो ज्यादा देखने में आ रही है, जिसकी 22 रुपए की कदर में जो है वो आज कमी वाक़ हुई है। और इस वक्त डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है वो 1 रुपये 22 पैसे गिरावट के बाद 158 से 159 रुपए से तजावुज करता हुआ 159 रुपए 52 पैसे पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया। अहलियान कराची कल सर्कुलर रेलवे से मुस्तफीद होंगे। ट्रेन चलाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ट्रेन मलीर 15 स्टेशन पर भी रुकेगी। स्टेशन के एतराफ तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मानिया शकील से। मानिया, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची वालों का इंतज़ार जो है तकरीबन अख्ताम पे है, क्योंकि कराची की रेलवे पटरियों पर फिर से कराची सर्कुलर रेलवे घुमा करेगी, जो कि कराची वालों के लिए एक खुश आइन बात है, क्योंकि कराची में पहले ही ट्रांसपोर्ट के खासे मसाइल मौजूद हैं। तो जहाँ पे सर्कुलर रेलवे चलेगी वहाँ पे कुछ हिस्सा जो है हमारी आवाम को जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, कि जो लोग बसों में रोज़ाना ट्रैवल करते हैं उनकी कुछ आवाम जो है वो सर्कुलर रेलवे का भी सहारा ले सकती है। तो कराची की सर्कुलर रेलवे कल से
स्टार्ट होने वाली है। मैं इस वक्त कराची के मलीर के स्टेशन पे मौजूद हूँ। सर्कुलर रेलवे का ट्रैक यहाँ से भी होता हुआ गुजरेगा, यानी कि मलीर की जो आवाम है उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि वो यहाँ से जब ट्रेन चला करेगी जो कि पिपरी स्टेशन से चलेगी और जो लांडी औरंगी तक जाएगी, तो यहाँ से जाते हुए ट्रेन जो है मलीर के मुसाफिरों को भी ले सकती है, मलीर के मुसाफिरों को भी फैसिलिटेट करेगी। क्योंकि मैं मलीर के स्टेशन पे मौजूद हूँ तो यहाँ की सूरत हाल ये है कि जो स्टेशन है उसे मुकम्मल तौर पे जिसमें जो है सफाई का काम जो है जारी था वो मुकम्मल नज़र आता है और हम देखते हैं कि ट्रैक भी बिल्कुल क्लियर है और सिर्फ इंतज़ार है कराची वालों को कि जो है वो सर्कुलर रेलवे कल से शुरू हो और वो इस पर सफ़र करें। इस वक्त मेरे कैमरामैन आसिफ अगर आपको दिखाएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है रेलवे स्टेशन की, तो इस वक्त तकरीबन सब कुछ क्लियर हुआ नज़र आता है। जो स्टेशन किसी वक्त जो है कचरे का ढेर नज़र आता था अब वो मुकम्मल तौर पर साफ़ है, जबकि दूसरी जानिब नज़र आने वाला जो ट्रैक है वो भी मुकम्मल तौर पे क्लियर कर लिया गया है। साथ ही हम देखते हैं कि अब सिर्फ एक दिन का ही जो है वक्त बाकी है और उसके बाद इन्हीं रेलवे पटरियों से फिर से कराची की सर्कुलर रेलवे चला से आगाह करने के लिए सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक ट्रायल ट्रेन चलाई जा रही है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हबीब खान से। हबीब बताइएगा। 19 नवंबर से कराची में सर्कुलर रेलवे जो है वो उसका बहाल होने का इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त भी ट्रैक्स पर जो है वो काम जारी है। इस वक्त अगर हम बात की जाए तो वज़ीर मेंशन स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ पर आज जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे जो ट्रैक है उसको चेक करने के पर्पज़ के हवाले से जो है वो एक ट्रेन चलाई जा रही है कि जिससे ट्रैक और ट्रेन के जो है वो यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सके कि ट्रेन परसों से जब चलाई जाएगी तो इन ट्रैक्स को जो उसकी जो बहाली का काम था उसको मुकम्मल तरीके से जांचने के लिए जो है वो आज पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से जो है वो ट्रेन चलाई जा रही है। ये एक KCR के मंसूबे में शामिल जो वो मॉक ट्रेन है जिसको कि आज चलाया जा रहा है टेस्टिंग के तौर पे। इस वक्त ये ट्रेन जो है वो वज़ीर मेंशन से स्टेशन से औरंगी की तरफ जो है वो औरंगी स्टेशन की तरफ गामजन है और जो ट्रैक का काम है वो तकरीबन मुकम्मल जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है। और इसके अलावा दीगर स्टेशन जो हैं जो शहर भर में स्टेशन हैं जिन पे मरम्मती और तरक्याती काम जारी था वहाँ पर भी काम जो है वो जारी है और उम्मीद यही है कराची वालों को कि 19 तारीख से कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जो कि 21 साल से ताख़ीर का शिकार था अब वो हबीब बहुत शुक्रिया आपका। नैब ने रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल के खिलाफ बिलाखिर करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। रेफरेंस में कहा गया कि एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबे में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। एहसन इकबाल ने वफाकी हुकूमत के फंड सूबाई मंसूबे में खर्च करवाए। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखें, नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबे में नजायज इख्तियारात का इस्तेमाल करने के हवाले से जो रेफरेंस था वो बाकायदा तौर पर अब नैब कोर्ट में दायर कर दिया गया है और ये साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के खिलाफ जो है वो करप्शन का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया गया है और रेफरेंस में ये कहा गया है कि एहसन इकबाल जो कि वफाकी हुकूमत के फंड से सूबाई मंसूबे में खर्च करवाए गए थे उन्होंने ये चीज़ जो है वो गलत की है। इसके अलावा उन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी यानी अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ये रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया। उसमें ये भी कहा गया कि रेफरेंस में साबिक DG स्पोर्ट्स बोर्ड जो है अख्तर नवाज गंजेरा ये भी मुल्ज़म है और उन्हें भी इस रेफरेंस में नामजद कर दिया गया। मुल्ज़म एहसन इकबाल ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके जो है वो कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये एहतसाब अदालत में जो रेफरेंस दायर हुआ नैब की जानिब से उसमें एहसन इकबाल और पर जो है वो ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। FIA ने ईदी हेड ऑफिस से 10 साल में कराई गई शादियों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। FIA ने 3 रोज़ कबल कराची में ईदी हेड ऑफिस पर छापा मारा। ईदी फाउंडेशन की सरबराह ने छापे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस वक्त दानियाल सैयद बिल्किस ईदी के हमरा मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। दानियाल बताइएगा इस छापे के हवाले से बिल्किस ईदी का क्या कहना है? बिल्कुल, ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाही इदारा जो 70 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा है उसके दफ्तर पर चंद दिन कबल छापा मार कार्रवाई की गई क्लिफ्टन के दफ्तर में और जो रिकॉर्ड है वो तहवील में लिया गया। कितने अफराद की कितनी ख़वातीन की शादी कराई गई ये रिकॉर्ड तहवील में लिया गया और दीगर रिकॉर्ड जो है वो तहवील में लिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्किस ईदी जो सरबराह हैं उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी। ये बताइएगा आप कि छापे के बारे में क्या कहना चाहेंगी, कौन लोग थे, क्या बताया उन्होंने और क्या रिकॉर्ड लेके गए? कि हमारे से 10 साल का रिकॉर्ड मांगा
کہ جتنی شادیاں کی ہیں ان کے ریکارڈ دو, جن کو بچے دیے ان کو ریکارڈ دو. وہ لوگ تو اپنا گھر بچانے کے لیے بچے لیے ہیں نا, تو یہ ادھر جانے سے ڈرتے ہیں. اور آ کے روز فون آتے ہیں کہ ہم کو کیا صدر میں بلایا FI والوں نے, تو ہم کیوں جائیں. تو کسی کے گھر ٹوٹ جائیں گے, طلاقیں ہو جائیں گی, تو واپس لڑکیاں میرے پاس آ جائیں گی. آپ کیا کہنا چاہیں گی, حکام سے کیا اپیل کریں گی آپ؟ کہ بھئی ہمارا سے جو بدلہ لینا ہے لے لو, لیکن ہماری بچیوں کو شادیاں کی ہیں اور جن کو بچے دیے ان کے گھروں کو مت اجاڑو. بالکل بلکہ سیدھی ان کا کہنا ہے کہ FIA صدر کا جو آفس ہے اس میں طلب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جن خواتین کی شادیاں کرائیں لڑکیوں کی, یا جن خواتین کو انہوں نے اولاد دی, ان کا ریکارڈ دفتر کلفٹن کے دفتر سے FIA نے چھاپہ مار کر وہاں سے ریکارڈ تحویل میں لیا, اور اس کے بعد FIA فرداً ان تمام افراد کو کال کر کے اپنے دفتر طلب کر رہے ہیں. بلکہ سیدھی کا مطالبہ ہے کہ خدا رہا ایسا نہ کیا جائے. جو بے اولاد ہوتے ہیں انہیں اولاد دی جاتی ہے, اور جو بے سہارا ہوتے ہیں ایسی لڑکیوں کی شادی کرائی جاتی ہے. فی سبیل اللہ یہ کام کیا جاتا ہے, اور 70 سال سے پاکستان میں یہ کام کر رہی ہیں. کبھی کسی نے آ کے ایسی کارروائی نہیں کی ہے, اور اگر اداروں کو ریکارڈ چاہیے تو وہ ہم سے باقاعدہ طور پر آ کے ہم سے ریکارڈ لیں, ہم ریکارڈ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جن کو اولاد دی ہے یا جن کی شادیاں کرائی ہیں ان کو فون کر کے تنگ نہ کیا جائے, ان کی جو زندگی ہے وہ مشکل میں آ سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. 24 نیوز کی بندش کی کچھ بات کریں. گجرانوالہ میں 24 نیوز کی بندش کے خلاف جماعت اسلامی کی زیر اہتمام احتجاج کیا جا رہا ہے. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ 24 نیوز کی نشریات کو فوری بحال کیا جائے. زاہد اقبال رانا سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. زاہد بتائیے گا. بالکل 24 نیوز کی بندش کے حوالے سے ملک بھر کے جو صحافی ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. تو آج گجرانوالہ میں جماعت اسلامی کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے, جس میں 24 نیوز سے اظہار یکجہتی کیا گیا, اور یہاں پر کارکنان کے ساتھ شہریوں کی جو بڑی تعداد ہیں وہ اس مظاہرے میں شریک ہیں. اور جو کارکنان ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور جو بینرز ہیں وہ اٹھا رکھے, اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد سیٹلائٹ پر 24 نیوز کی جو نشریات ہے اس کو بحال کیا جائے. تو اسی حوالے سے جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں فرقان عزیز بٹ میرے ساتھ ہیں. ہم حکمرانوں کی طرف سے اس اوچھے ہتھ کنڈے کی شدید مذمت کرتے ہیں. حقیقت پہ مبنی کرپشن اور ان کی اکابرہ پروری جو ہے اس کی کہانیاں سنانے پہ 24 نیوز کی بندش جو ہے یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں. عوام اس کو قبول نہیں کرتی. جماعت اسلامی اس کی شدید مذمت کرتی ہے, اور ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. تمہاری کرپشن کی کہانیاں جو ہیں, جو بھی چینل دکھائے تم اس کو پابند سلاسل کرتے ہو, بند کر دیتے ہو, زبان بندی کر دیتے ہو. ہم اس تمہارے اوچھے ہتھ کنڈے کو کسی صورت قبول نہیں کرتے. ہاں جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ فرقان عزیز بٹ کا کہنا تھا کہ 24 نیوز نے ہمیشہ حق سچ کی آواز کو بلند کیا ہے, ہمیشہ مظلوم کی آواز کو ارباب اختیار تک پہنچایا ہے. اگر سیٹلائٹ پر 24 نیوز کی نشریات کو بحال نہ کیا گیا تو یہ جو احتجاج ہے اس کا دائرہ کار کو وسیع کر دیا جائے گا, اور ملک بھر میں جو احتجاج ہے وہ جماعت اسلامی کے زیر تمام کیے جائیں گے, اور جس میں 24 نیوز سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا. حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد 24 نیوز کی جو نشریات ہیں اس کو سیٹلائٹ پر بحال کیا جائے. جی بہت شکریہ. نشہرہ میں گھریلو حالات سے دلبرداشتہ ماں نے کشتی پل سے 2 بچے سمیت دریائے کابل میں چھلانگ لگا دی. تاہم ریسکیو ٹیم کے ماہر غوطہ خوروں نے خود کشتی کی کوشش ناکام بنا دی. باچا خان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. باچا خان اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, یہ آج صبح مردان سے ایک خاتون اپنے بچوں سمیت آ کر نوشہرہ کے مشہور کشتی پل سے چھلانگ لگا دی دریائے کابل میں. وہاں پہ موجود غوطہ خور اور ریسکیو ٹیم کے اہلکار موجود تھے. انہوں نے پوری طور پر کوشش شروع کی اور خواتین کو قابو کر لیا, اور اس کے ساتھ بچوں کو بھی پانی سے نکال دیا. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ خاتون مردان سے آئی تھی اور اس کے ساتھ 2 بچے تھے. انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر اور گھر میں روز جھگڑوں سے یہ تنگ آ کر انہوں نے یہاں پہ خودکشی کی کوشش کی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ 3 دن پہلے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ یہاں پہ رونما ہوا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں, پاک فوج کے سپاہی لیاقت علی شہید کی آج 13ویں برسی ہے. سپاہی لیاقت علی کرم ایجنسی میں آپریشن میزان کے دوران شہید ہوئے تھے. تفصیلات جانتے ہیں اسماعیل خان سے, جو کہ اسماعیل خان میں موجود ہیں ہمارے نمائندے ساجد بلوچ. ساجد بتائیے گا, اہل خانہ کا کیا کہنا ہے؟
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक फ़ौज के शहीद सिपाही लियाकत अली के गांव कोटजाई में। रंगपुर के शुमाल में वाक़या इस दूर अफ्तादा गांव के बहादुर जवान लियाकत अली ने 18 नवंबर 2007 में ऑपरेशन अलमीज़ान के दौरान शुमाल मगरबी बॉर्डर पर वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया था। इस वक्त शहीद के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं कि वो अपने भाई की शहादत के हवाले से क्या कहते हैं। जी साढ़े बरात को बचपन तो शौक आई फौज भर्ती थी है, वो वतन वास्ते शहीद थी है, साकू दी इसे ते शहादत फ़ख्र है। शहीद लियाकत अली खुद गैर शादीशुदा थे और उसके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, ताहम उन्होंने अपने पसमानदगान में एक बहन और 7 भाई छोड़े हैं जो आज भी उनकी यादों को सीने से लगाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। अटक से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फ़ौज के शहीद जवान दादू बादशाह की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं इमरान से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल जी, 24 न्यूज़ का शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त अटक के मोहल्ला अवान शरीफ में ऐसी एक बहादुर फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिसके बहादुर सपूत सिपाही दाऊद बादशाह ने आज ही के दिन 2007 में पारा चिनार के मुकाम पर दहशत गर्दों के साथ मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश फरमाई। मेरे साथ इस वक्त उनके मामू मौजूद हैं, उनसे बात करके पूछते हैं कि उनका शहीद के बारे में क्या तासरात है। कि उन्होंने शहदा के बारे में ये प्रोग्राम बनाया है और आज उनके नुमाइंदे एक दूर अफ्तादा इलाके में हमारे पास आए हुए हैं। जहाँ तक शहीद का ताल्लुक है, मैं खुद भी साबका फौजी हूँ और हमारा पूरा ख़ानदान फौजियों पर मुश्तमिल है। शहीद के 8 भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 8 के 8 फौजी हैं। इनके वालिद साहब को भी ये एहसास हासिल है कि उन्होंने 2 जंगों में हिस्सा लिया और 71 की वार में वो शदीद जख्मी हुए और बोर्ड आउट हो गए थे। हमारा पूरा इलाका और स्पेशली हमारा पूरा ख़ानदान फौजियों पर मुश्तमिल है। हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे एक सपूत ने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। जी ये थे शहीद दाऊद बादशाह के मामू, जो उनका कहना है कि उनकी शहादत पे उनकी पूरी फैमिली को फख्र है, जबकि दाऊद के जो बाकी भाई हैं वो। बहुत शुक्रिया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।